तो कैसा हुआ आपका टेस्ट? क्या सिलेबस था इसमें? Yes. Rotation. एक सब सिलेबस में। 5 चैप्टर सिलेबस में चलेंगे, फिर भी बात से पूछ काइनेमेटिक्स तो मैथ भी कर रहे थे। हां, बेटर है। क्या नहीं आएगा काइनेमेटिक्स? अच्छा, चलो तो काइनेमेटिक्स तो आपका प्रिपेयर्ड ही है। ठीक हो गया? तो कुछ ग्रेविटेशन तो आसान ही होगा। यस। कोई डाउट तो नहीं है किसी क्वेश्चन? आप ठीक मैथ्स से लेंगे इसका क्या करना है सब डिस्कस फ्लूइड्स में क्या करना था हमें? जो लास्ट पार्ट है वो चलो हाँ बच्चों इसमें एक्सपांडेड आउट पीएस तो पास्कल सेकंड सही नहीं दिया ठीक है आंसर। और कोई डाउट किसी का? चलो भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे। तो ये ना मतलब फ्लूइड वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा पार्ट है जिसमें अगर आप सोचोगे ना कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी आ जाएगी, ये वैसा पार्ट नहीं है। ठीक है, ये वैसा ही पार्ट है जहाँ पे फाइनली आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई कुछ स्पेसिफिक केसेस ही हैं जो आपको फाइनली आने चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसमें वो रोटेशनल वाली बात नहीं है कि आपको हम जैसे मर्जी जो मर्जी केस बना दो और हम जो मर्जी क्वेश्चन बना के कर लेंगे। बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनके मेथड भी कुछ स्पेसिफिक ही हैं जिनको आप सॉल्व करके आंसर निकालो। और इसमें बियॉन्ड तो सही नहीं, ठीक है, तो उस को अच्छे से करना है आपका बस सारा कवर होगा। एक्सरसाइज 1 बच्चों, ठीक है डन। हाँ जी, ग्रेविटेशन थ्योरी हाँ भाई इसमें डाउट बच्चों? सिंगल चॉइस, मल्टीपल,
कुछ मतलब सी देखो, जैसे आपको हमेशा कहता नहीं, ये आईआईटी वालों की आदत है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे क्या निकल के आ रहा है, क्या चीज है? ध्यान से देखो, सॉलिड स्फीयर है। बस उन्होंने सीधा नहीं कहा कि एक सॉलिड स्फीयर पड़ा है, उसको जान के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया कि आपको लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो सीधा बस सॉलिड स्फीयर था, अब आगे वो सर्कुलर मोशन लगा दी, तो करना क्या था? अंदर, एक बार अंदर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल टू सेंट्रीपिटल कर दोगे, और एक केस में बाहर कर दो। ये सारे रीजन में डेंसिटी कौन, नहीं दूसरा बैग में तो नहीं, निकाला हुआ है बाहर, फिर कहीं वहां ना हो, ऑल सेंड में। हाँ 12 में होगा। ये सारे रीजन में डेंसिटी कांस्टेंट है ना, अगर शेल होती तो अंदर भी खाली होना चाहिए था। क्लियर? आगे मल्टीपल दो ही है। कॉम्प्रिहेंशन, एक सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया ना, मैट्रिक्स नहीं, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन इधर है। अच्छा इसमें क्या कह रहे हो? 6, ये आई थिंक मैंने कुछ करेक्शन की भी हुई है। ये काइनेटिक एनर्जी शायद, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, आर्टिफिशियल इक्वल टू हाफ फाइंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ तो उसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो फिर हो जाएगा वो, मतलब जब वो सरफेस पे हिट करने लगी है उस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी बचो। ठीक है, मैथ्स का कॉलम ये वाला तो हो ही गया होगा ना, इंटीजर। फिफ्थ, opposite sense, inelastic collision, mass of earth m, total mechanical energy just after collision is this. ओके बच्चों, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है इस केस में, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन? 0, करेक्ट। तो 0 वेलोसिटी सबको समझ आ गया, क्योंकि जैसे अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं तो एक की भी राइट को है, एक की भी लेफ्ट को है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो गई। अब जब वेलोसिटी 0 हो गई तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी पूछी है, उसमें कौन सी टर्म आएगी? सिर्फ पोटेंशियल की, यानी ऑफ 2 सैटेलाइट्स प्लस अर्थ सिस्टम। तो बेसिकली अब वो जो 2 सैटेलाइट थी वो तो कंबाइन होकर एक सिंगल ही मास बन गया 2m। तो एक 2m मास है और एक मास आपका अर्थ का है कैपिटल M, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। वो क्या बन गई? -g 2m m/r। हाँ वो तो एक ही मास बन गया ना प्रैक्टिकली कंबाइन करके, तो कुछ यूज ही नहीं हुआ इनफैक्ट ग्रेविटेशन का तो इसमें। डन, बाकी हो गए। ग्रेविटेशन भी तो सिंपल चैप्टर है, आपने देखा होगा, कुछ बहुत वैरायटी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है जी, बढ़े आगे। सबके पास अपने नोट्स हैं केटीजी वाले? सब पढ़ के आए हो? ओके। ना आईआईटी के सिलेबस में है ही नहीं, मतलब फिजिक्स में रियल गैस नहीं, तो काफी काम आसान हो जाता है।
ओके तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था, आई एम अज्यूमिंग कि आपको आइडियल गैस लॉज आते हैं और आपको ये पता है कि जब हम गैस को आइडियल मानते हैं तो किन अजम्पशंस पे मानते हैं। ठीक है, पता है क्या होता है, कब मानते हैं आइडियल? क्या आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है? मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इलास्टिक कोलिजन्स नहीं, ये आइडियल गैस का तो नहीं है रूल, ये तो केटीजी में आएगा जो आप बोल रहे हो। आइडियल गैस में इलास्टिक कोलिजन का भी कोई रोल नहीं है। आप ये कहते हो कि आइडियल गैस में देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल्स में कोई आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। करेक्ट। और ये आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है बच्चों नॉर्मली? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है ना। तो जितना आप इसको चेंज करोगे उतना रियल गैस की तरफ जाएगा। क्लियर। और इसके बेसिस पे हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और उसको वेरियस फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, डेंसिटी एक्सेट्रा, वो आपको आना चाहिए। राइट। तो सो वी मूव फॉरवर्ड टू बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो मेन बात समझने वाली है ना, दिस इज अगेन अ थ्योरी। जैसे हम बोहर्स थ्योरी कहते हैं, थ्योरी का क्या मतलब होता है? इसलिए दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें गैसेस का कुछ बिहेवियर मिलता है। तो भाई ये हमारा अटेम्प्ट है कि भाई ऐसा सब कुछ मानकर जो हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि भाई ये मानकर हमें वो ऑब्जर्वेशंस कुछ समझाई जा सकती है ना। हो सकता है कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ रही हो, जो कि काइनेटिक में तो हमारे लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हो, बट जैसे कई जगह आता है, जैसे बोहर में आता है ना, कि बोहर की कुछ थ्योरी है जिसको हम यूज भी कर रहे हैं, बट हमें ये भी पता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो मतलब इसको ये समझना इसलिए जरूरी है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि भाई अगर हम कहते हैं कि भाई इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, देयर इज नो प्रूफ। इट इज जस्ट कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मानते हैं तो हमारी बाकी चीजें कंसिस्टेंटली फॉल कर रही हैं, जो मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं। ये बात समझ आती है मुझे? ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये काइनेटिक थ्योरी हमने बनाई जिसके बेसिस पर हम गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो काइनेटिक थ्योरी के बच्चे जो मेन पोस्टुलेट्स हैं अगर हम देखें, ये आपने सब लिखे हुए हैं, एक बार हम जस्ट इसका रिकैप लेते हैं कि नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स, रैंडम पाथ है, आपने वो लिखा भी हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है, और ठीक है वही सेम चीज। मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन कोलिजन्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज मच लार्जर देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट स्पीड्स, ये लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, ये नहीं लिखा हुआ आपने, है ना, तो यू कैन राइट दिस। और एक आपने उससे अगला भी नहीं लिखा हुआ, मोनोटॉमिक। ठीक है, जो हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों, वो मोनोटॉमिक गैसेस पर ही एप्लीकेबल है। तो बच्चों वैसे तो आप देखो कि मतलब जब हम फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं तो अपने आप ही इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट तो आ ही गया ना। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता फिर तो हम ये कहते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि हम ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। मोनोटॉमिक मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ा आगे जाके समझ आएगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ही एक फाइन सा पॉइंट है जिसको मानते हैं तो मतलब जिससे आगे समझ आएगा कि हाँ भाई क्यों मोनोटॉमिक के लिए ही चल रहा है। फिर प्रेशर क्यों होता है बच्चों? कि जब मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकराते हैं तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। इज दिस थिंग क्लियर? तो तो
इसका हम बच्चों प्रूफ करने कैसे, एक बार देखो मैंने किस तरह किया हुआ है, कंटेनर है, कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की वैसे अलग अलग स्पीड्स हैं, ठीक है, मैंने 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखा दिए विद स्पीड vx, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि dt टाइम में कितनी फोर्स एक्सर्ट होएगी, तो अब एक मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो 2mvx होगी, है ना। कैसे आया ये, मतलब एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इज 2mv अपॉन टाइम, मतलब फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इनटू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने हिट करना था dt टाइम में। अब हमने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाएगा dt टाइम में, dt टाइम में बच्चों ये जो ब्लू लाइन के राइट साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही दीवार को हिट कर सकते हैं, उससे लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स तो दीवार तक पहुंचेंगे ही नहीं। सोच लो एक बार, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स है तो dt टाइम में ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी वाला मॉलिक्यूल दीवार तक पहुंच सकता है, vx dt, उससे दूर तो पहुंचेगा ही ना। वो अभी हम तो आप हम बाद में एवरेज करते हैं, मैंने पहले ले लिया इसलिए, हम बाद में तो जाकर मैं एवरेज आउट ही करना होता है, तो इसलिए मैंने अभी उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, डजंट मैटर मच। क्लियर सो फार। तो अब ये मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे निकलेंगे, देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स vx dt से कम डिस्टेंस पे हैं वो हिट करेंगे। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये अब हम कैसे निकालेंगे, देखो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम जो भी होता है, इनटू इस रीजन का वॉल्यूम, वो कितना बन गया a इंटू वी एक्स डी टी, इंटू हाफ, हाफ क्यों किया, रैंडम मोशन है तो आधे मॉलिक्यूल्स राइट को जा रहे होंगे तो आधे लेफ्ट को भी जा रहे होंगे, मतलब भाई इस रीजन के मॉलिक्यूल्स हिट कर सकते हैं बट इस रीजन के भी सारे मॉलिक्यूल्स नहीं हिट करेंगे, उसके आधे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि आधे राइट को जा रहे होंगे और आधे लेफ्ट को जा रहे होंगे। क्या ये समझ आया, ठीक है। तो अब जब हम फोर्स को लिखते हैं, लेट्स रिमेंबर स्मॉल एन क्या था, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, तो ये बन गया 2mvx/dt इंटू n इंटू avx/dt इंटू हाफ, dt कट गया, प्रेशर बनाएंगे फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कट गया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल m क्या था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो अब इसको मैंने लिखा है 2mn। अब मैंने जान के बच्चों यहाँ पे ये देखो स्मॉल n को क्या लिख दिया, n/v, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, ठीक है जी। और अब इसको उधर ले गया तो pv बन गया mn vx², ठीक है जी। अब किसी मॉलिक्यूल की स्पीड है क्या, v1² इज इक्वल टू उसके तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज का सम, ठीक। तो अगर मैं इसकी एवरेज लूं v1² प्लस v2² प्लस vn²/n एवरेज स्पीड, तो वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो एवरेज ऑफ v² इज एवरेज ऑफ vx² प्लस एवरेज ऑफ vy² प्लस एवरेज ऑफ vz²। अब ये हम एक बात कहते हैं जो आपने एनर्जी की फॉर्म में कही है कि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये जो एवरेज है वो सेम है vx², vy², vz²। तो एवरेज ऑफ v² क्या हो गया, 3 इंटू एवरेज ऑफ vx²। तो एवरेज ऑफ v² क्या होता है, vrms, अगर इसका रूट ले रहे हैं हम, है ना। rms कहां से आता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर। तो आपको ये समझ आया आरएमएस कैसे बना,
तो अगर मैं इसको वहां सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये डेफिनेशन समझ आ रही है बच्चों? तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बन गया PV इज इक्वल टू mn इंटू एवरेज ऑफ Vx स्क्वायर, जो कि बन गया 1/3 mn इंटू VRMS स्क्वायर। mn क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बन गया? टोटल मास। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप चाहते तो इसको दूसरी तरह ऐसे भी लिख सकते थे ना, कि मास ऑफ वन मोल इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मेन बात तो ये है समझने वाली कि ये जो टर्म बन रही है यहाँ पर, वो क्या है? टोटल मास। क्या ये डेरिवेशन समझ आई? ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि देयर कैन बी वेरियस वेज जिससे हम डिराइव करते हैं। आपने जैसे किया हुआ है, आपने सीधा ही जो टर्म बनाई हुई है, एक बार बच्चों आपके नोट्स वाली मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपने सीधा बना कुछ तो आपने जो फोर्स है उसको सीधे ऐसे लिख दिया ना, m/l इंटू Vx स्क्वायर। तो बाद में आपने भी फिर वही चीज बोली है कि Vx स्क्वायर जो है वो, कि वो मतलब Vy स्क्वायर और Vz स्क्वायर सबके इक्वल है, और उससे आपने उसको VRMS में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, कुछ इसमें भी कुछ अलग नहीं निकल के आ रहा, सब कुछ वही आ रहा है। मेन जो बात आपको कहीं पे भी यूज करनी पड़ सकती है ना बच्चों, जो काम की चीज है, वो जो आपने वो लिखा है ना, एक जो फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि जो फोर्स है वो m/l इंटू Vx स्क्वायर जो लिखा है, Vx स्क्वायर है कि क्यूब है? स्क्वायर। m/l Vx स्क्वायर, वो लाइन वो याद रखो बस। ठीक है, वो काम की चीज है। ठीक है, नो नीड टू इवन राइट दिस डेरिवेशन, क्योंकि बात वही है सारी। जबरदस्ती आप कंफ्यूज ही हो गए, कुछ मतलब कुछ अलग से नहीं निकल के आ रहा। हाँ, उस पर हम अभी आ रहे हैं। बेसिकली व्हाट वी से इज कि ये मतलब रैंडम उससे ही रिलेटेड है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है हमारा, मतलब वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई में भी करेगा, जेड में भी करेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के कारण भी आएगी, वाई के कारण भी आएगी, और जेड के कारण भी आएगी। तो वी आर ट्राइंग टू से कि एनर्जी में इन तीनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी और जेड की वेलोसिटी। ठीक है, ये भी आगे भी आएगा, इससे कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस पे जब बच्चों हम यूज करते हैं PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन बन जाता है कि VRMS इज इक्वल टू √3RT/n। तो बच्चों क्या है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये थ्योरी है। ठीक है, तो क्या होता है इस थ्योरी में, जैसे मैंने मान लो ये रिलेशन निकाला, इस थ्योरी में अगर मैं PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर देता हूं तो उससे VRMS की वैल्यू √3RT/m बन जाती है। ना उल्टा भी कर सकता था। ठीक है, कि अगर मैं समहाउ, और ये हो भी जाता है, कि मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर देता कि VRMS इज √3RT/m। ये कैसे प्रूव होता है वैसे? मतलब बेसिक मेथड क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेके उस पर इंटीग्रेशन करके करना पड़ता है। तो दिस कैन बी प्रूव्ड कि VRMS इज √3RT/m। तो अगर वो हम पहले यूज कर लेते और उसको यहाँ पुट कर देते, तो हम क्या कहते कि भाई हाँ PV इक्वल टू nRT आ गया। तो कोई फर्क नहीं है, बस ऑल वी आर ट्राइंग टू से कि हाँ भाई इस थ्योरी के हिसाब से ये आया,
तो इससे भी हम पीवी इक्वल टू एनआरटी पे पहुंच गए तो भाई ठीक है सब, मतलब इसमें जितनी भी असम्पशंस नहीं है सारा कुछ सही है। क्या चीज? हाँ हाँ, अभी अभी उस पर आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ तक एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? सब कुछ वही है केमिस्ट्री वाला, ठीक है, नो चेंज एट ऑल। बस ये एक स्टेप बच्चों याद रख लेना, चाहे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर लो कि वो जो वी आर एम एस के साथ वाली टर्म है या आर एम एस स्क्वायर के साथ वाली, वो टोटल मास है ना। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको वो डिफरेंट फॉर्म्स में दिया हो सकता है, mass of one molecule into total number of molecules, mass of one mole into number of moles. ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने कहा था कि भाई सारे मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड से मूव नहीं करते, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स अलग अलग होती, ठीक है, इसीलिए हम आरएमएस की बात कर रहे हैं। अगर सबकी स्पीड सेम होती फिर तो हम आरएमएस वर्ड हमें एवरेज लेने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो सीधा वी बोल देते, करेक्ट। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बेसिकली हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है बच्चों कि इसके बच्चों एक्स एक्सिस पे होता है वी, ठीक है, और इसके वाई एक्सिस पे होता है बच्चों फ्रैक्शन। आप एक बार चेक करो, मतलब जो आपने ये ग्राफ बनाया है उसमें आपने वाई एक्सिस पे लेबल क्या किया? ये लिखा हुआ है 1/n/dn/dt, ठीक है, परफेक्ट। मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कई बार ना फ्रैक्शन लिखा होता है सिर्फ, तो वो फ्रैक्शन इज अ बिट एम्बिगुअस, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दिस इज 1/n/dn/dt। which can be of course written as dn/n/dv। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मिसलीडिंग है कि लिख देते हैं वो फ्रैक्शन वर्ड, बट वो क्लियर नहीं हो रहा कि वो कैसे फ्रैक्शन है। मतलब इसका मीनिंग एक्चुअली ये बनता है कि किसी डीवी वेलोसिटी में टोटल मॉलिक्यूल से कितनी फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि भाई जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकंड है, तो अगर मैं 100 मीटर्स पर सेकंड के आसपास एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी की रेंज ले लूं जिसको डीवी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब बट ये कौन से वाला डीवी है? ये 100 के आसपास वाला डीवी है, मतलब मे बी 100 माइनस 0.5 से लेके 100 प्लस 0.5 ऐसा कुछ। तो उस रेंज के अंदर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स का कितना फ्रैक्शन इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये नहीं कहते कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 100 मीटर्स पर सेकंड है, दैट बिकम्स वेरी एग्जैक्ट। हम थोड़ी सी रेंज ले लेते हैं कि भाई टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड 100 के आसपास, समझ आया? तो हेंस द टर्म डीवी। ये डीवी क्या है? वो थोड़ी सी वेलोसिटी की रेंज। तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बच्चों, वैसे आपने उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी जस्ट नीड टू नो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसे कुछ बेल शेप्ड ग्राफ होता है। हाँ, जो एक्सपोनेंट वाला है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो तो फिजिक्स में ही नहीं चाहिए होता, तो आई डोंट थिंक केमिस्ट्री में भी चाहिए होता होगा। कहीं यूज होता है आपका कहीं? वैसे बता ने बस आइडिया दिया होगा आपको कि मे बी, हाँ।
हाँ हाँ बिल्कुल। तो बच्चों इस ग्राफ से हमें क्या आइडिया लगता है, अगर आप देखो कि भाई बहुत कम वी पे बहुत कम वैल्यू है ना? मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनकी स्पीड बहुत कम, बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, ठीक है। और जनरली मॉलिक्यूल्स ये जो पीक है, ये क्या पता चल रहा है कि ये वो वाले, मतलब ये वो वैल्यू है वी की जिसपे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, और इसको हम क्या कहते हैं, वी मोस्ट प्रोबेबल। तो वी मोस्ट प्रोबेबल निकालने का तरीका यही है कि आप ऐसा एक ग्राफ बनाओ, ठीक है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डिस्ट्रीब्यूशन से आप ग्राफ बनाओ और फिर उस ग्राफ की जो पीक वाली वैल्यू है दैट विल गिव यू वी मोस्ट प्रोबेबल। यहां बच्चों मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूं नॉन मेडिकल में। ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअल वाली तो हम दे नहीं सकते ना, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गई। आपको एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं दे दूं, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि वी मोस्ट प्रोबेबल निकालो, कैसे निकलेगी? आपको मतलब जस्ट इमेजिन, आपको इस एक्सप्रेशन मतलब ये जो नंबर, ये लेफ्ट साइड बन रही है, उसकी कुछ वैल्यू दे दी आपको बना के, कोई एक्सप्रेशन दे दिया उसका बना के, और आपसे पूछा जाए वी मोस्ट प्रोबेबल, क्या करोगे आप, कैसे निकलेगा? आपको ये पूरा दिया हुआ है, मतलब दिस इज वाई, आपको y वर्सेस v का रिलेशन दिया हुआ है, तो हाउ विल यू फाइंड v मोस्ट प्रोबेबल? सर डिफरेंशिएट करके जीरो, सर डिफरेंशिएट क्या करके करना जीरो। है? डिफरेंशिएट करके जीरो। आपको तो बेसिकली यही पूछा है ना कि ग्राफ की स्लोप जीरो का है, स्लोप जीरो मतलब डिफरेंस। तो ये मतलब बहुत ही एक बच्चों मोस्ट, मतलब बाई चांस नहीं आया है बट आ सकता है क्वेश्चन, ये ऐसा केस है, ठीक है। बिकॉज दिस एक्चुअली चेक्स अगेन कि आपको सिर्फ आपने फॉर्मूला रटा हुआ है वी मोस्ट प्रोबेबल वाला, या आपने वो रेशो रटी हुई है वी मोस्ट प्रोबेबल और वी आरएमएस वाली, या आपको एक्चुअली पता है कि वी मोस्ट प्रोबेबल का मीनिंग क्या होता है। अगर समझ। नेक्स्ट बच्चों मुझे ये बताओ, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें? अच्छा, एक मिनट पहले बच्चों, जनरली बच्चों जैसे हम कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मतलब जिसमें काफी सारे नंबर्स हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली ऐसी आती है, ठीक है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम डाटा प्लॉट करें, वाई एक्सिस फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस मार्क्स इन जेईई एडवांस्ड, क्या ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए? सोचो, बहुत कम मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट जीरो मार्क्स बहुत कम बच्चों के होंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स ऑब्वियसली बहुत कम बच्चों के होंगे, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के मार्क्स किसी ना किसी एवरेज में लाई कर रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर? जैसे बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही IITs में बच्चों जैसे जो स्कोरिंग सिस्टम होता है, मतलब वंस यू गेट इनटू IIT, अब तो बाकी कॉलेजेस में भी शुरू हो गया यूज होना, वहां पे मतलब अगर आपको आइडिया हो तो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, मतलब आपका जो स्कोर होता है पूरे जैसे 4 साल का, आपको मतलब आपको स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 10, ठीक है। मतलब इसको कई जगह पे CGPA कहते हैं, कई जगह ऐसा कुछ और नाम होता है, बट इट एसेंशियली इज अ स्कोर आउट ऑफ 10, ठीक है। ये बच्चों बनाया बहुत लॉजिकली गया है, ऑल्दो अब थोड़ा सा अब्यूज हो गया है सिस्टम, बट ये कैसे बना है सिस्टम, अगर इसको कोई एक्चुअली इंप्लीमेंट करे। प्रॉब्लम इज भाई 10th तक तो आप सब मोस्टली, मतलब एक दो बोर्ड हैं, एक CBSE हो गया, एक ICSE हो गया,
उसकी परसेंटेज ले ली, तो चलो आप एक ब्रॉड कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा बच्चा कैसा है। 12th के बाद नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉलेजेस। हर कॉलेज का करिकुलम अलग होता है। मतलब अगर आप पेक वर्सेस थापर वर्सेस आईआईटी दिल्ली वर्सेस आईआईटी बॉम्बे, ये 4 कॉलेज भी ले लो, इन सबके करिकुलम में भी बहुत ज्यादा फर्क है। जो भी इन सबकी गवर्निंग बॉडी होती है इंजीनियरिंग की, वो एक बहुत ही ब्रॉड करिकुलम देती है। उसके अंदर कब क्या कराना है वो सारी कॉलेजेस की अपनी फ्रीडम होती है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे ने अपने हिसाब से बनाया होगा, दिल्ली ने अपने हिसाब से बनाया होगा, एंड सो ऑन। अगर करिकुलम अलग अलग है तो कहीं ना कहीं जाके तो ये जरूरत पड़ी जाती है कि अगर अलग अलग बच्चे को कंपेयर करना है, कहाँ जरूरत पड़ सकती है? कोई एग्जांपल दो मुझे। जॉब में पड़ सकती है जरूरत। अगर एक कोई जॉब सी मतलब कोई कंपनी है, उसको कंपेयर करना है 2 बच्चों को, तो उसको कुछ डाटा चाहिए जिसके बेसिस पे वो कंपेयर कर सके। आपने बाहर जाना है, एमएस करने जाना है हायर स्टडीज के लिए, तो बाहर की जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे कंपेयर करे कि भाई मान लो एक बच्चा पेक में है वर्सेस एक बच्चा थापर में है, कि उनमें से किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, राइट। सेम गोज फॉर ऑल अदर एग्जाम्स। मतलब मान लो एमबीए में जाना है, तो एमबीए भी आपके कॉलेज परफॉर्मेंस को कंसिडर करता है, तो वहां पे वो कैसे देखें। अब वन वे कुड बी, वन सिंपल वे कुड हैव बीन कि हम कहें परसेंटेज ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? किसी का पेपर आसान है, किसी का टफ है, तो परसेंटेज तो बहुत ही मिसलीडिंग है ना। हो सकता है कि भाई एक कॉलेज बहुत इजी पेपर बना के बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स रखता हो, वर्सेस दूसरा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट रखता हो, टफ पेपर बनाता हो, तो उससे तो कंपैरिजन नहीं हुआ। इसलिए आया ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो मतलब जैसे आईआईटीज में फॉलो होता है इसको, जैसे जो सीजीपीए जो कहते हैं, ये इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको रिलेटिवली स्कोर किया जा रहा है। उसका क्या सिस्टम है देखो, तो क्या करना होता है कि जैसे मान लो कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के लिए ग्राफ बनेगा, मार्क्स वर्सेस फ्रैक्शन। जो ये वाला पीक है, इससे क्या पता चल रहा है? एवरेज, दिस इज अ मैक्सिमम। ये वो स्कोर है जो ज्यादातर बच्चों ने लिया, ठीक है। तो जनरली जो किया जाता है, जैसे जो बच्चों स्कोरिंग होता है ना, अगर मैं आपको कह रहा हूँ 10, तो 10 में से जब स्कोर करते हैं तो वो ऐसे माना जाता है कि मतलब एक्चुअली वो कहने को 10 है, बट उसमें यू कैन नॉट स्कोर 2। उसमें लोएस्ट जो ग्रेड होता है वो 4 होता है, 4 के नीचे बस आपको फेल कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से लेके 10 तक चलता है। तो 4 से 10 का एवरेज क्या बना? 7। तो जो एग्जैक्ट सिस्टम है वो ये है कि ये जो पीक के करस्पॉन्डिंग ग्रेड है उसको क्या दे दो? 7। उसके आसपास वाले को 7 दे दो, ठीक है। उससे थोड़ी आगे वाले को 8 दे दो, फिर 9, फिर बहुत आगे तक 10। ऐसे ही पीछे चले जाओ, 4 तक ले जाओ बात को। बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है। अगर हर कॉलेज ये चूज करे, मतलब इसको करे, तो जिसका ग्रेड 7 है मतलब एवरेज स्कोर कर रहा है बस, जिसका 10 है मतलब एक्सेप्शनली स्कोर कर रहा है, बाकी सबसे अच्छा है। तो आइडियली ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए, जो कुछ जगह होता भी है। अब मैंने ये क्यों बोला कि अब्यूज होने लग गया? हुआ क्या कि धीरे धीरे ये तो कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ग्रेड पॉइंट सिस्टम फॉलो करना है परसेंटेज की जगह, बट बहुत कॉलेजेस ने क्या किया कि कौन ये ग्राफ बनाए ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा कर दिया कि भाई, जैसे आई स्पेशली नो बाई चांस, मतलब मुझे इसलिए पता है कि जिस टाइम पे ये हुआ था, तो मतलब मैं भी कॉलेज में था, तो पैक में मेरे कोई फ्रेंड्स से वो बता रहे थे कि वहां पे तब ये ट्रांजिशन हो रहा था। मे बी अब कुछ चेंज हो गया, आई डोंट नो। तो उन्होंने क्या किया कि चल परसेंटेज तो निकालते ही है, आसान काम करते हैं कि 90 to 100 को 10 दे दो। जैसे सीबीएसई ने भी तो यही किया था, है ना, एक टाइम पे। तो कॉलेजेस ने भी यही काम कर दिया था कि सीधा ही ऐसे कर दो। तो अब कुछ कॉलेजेस ढंग से करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो, बट हर कोई करता अब यही है ब्रॉडली, मतलब सबको 10 में से ही ग्रेड पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने का बेस्ट तरीका ये ग्राफ ही होता है, ठीक है। जहां पर भी बहुत सारी लोग इन्वॉल्व है, उनके बीच में कोई क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो स्कोर है, चाहे यहाँ मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो ये पीक क्या बता रही है बच्चों? बी मोस्ट प्रोबेबल
क्या आप ये समझ सकते हो कि ऑब्वियसली वी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू इसी पे डिपेंड करेगी कि ये ग्राफ किस शेप का है ना, अलग अलग ग्राफ्स के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस ग्राफ का एरिया क्या होगा। 1, ये कैसे पता चला? फ्रैक्शन है तो मतलब फ्रैक्शन से मत सोचो बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्रैक्शन तो है ही मिसलीडिंग सा। प्योर मैथ से सोचो, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? कोई भी ग्राफ का एरिया क्या होता है? इंटीग्रल y dx, है ना? तो आप क्या बनाओगे? इंटीग्रल ऑफ जो y पे है इनटू dv, dv dv कट गया, क्या बचा? dn by n, n तो कांस्टेंट, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n इंटू 1 by n इंटू इंटीग्रल ऑफ dn, इंटीग्रल dn क्या दे देगा? n, तो n अपॉन n क्या बन जाएगा? 1। तो इस ग्राफ का एरिया बच्चों 1 होगा। मान लो ये ग्राफ 1 by n dn by dv की जगह बच्चों सिर्फ dn by dv का होता, तो वो क्या देता? n देता। ठीक है, तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि सीधा याद रखने की जगह आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ का एरिया कैसे निकलता है। इंटीग्रल y dx, उसके हिसाब से जो भी बन जाए, ठीक है। हम्म हम्म नहीं कर सकते, वो तो मैंने, वो तो पूरा एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, पूरा एंड तक ले जाता है। मतलब यहाँ 0 से तो शुरू होता ही है, राइट हैंड साइड पे वो हम आगे एक्सट्रापोलेट करते हैं, क्योंकि देयर इज नो लिमिट कि एक मॉलिक्यूल की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, जितनी भी मर्जी हो सकती है। 0 मतलब एब्सोल्यूट 0 पे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको एक इस ग्राफ में एक एग्जांपल लिया है, एक प्लॉट लेके, कि जैसे मान लो ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, कि रेड लाइन का जो x इंटरसेप्ट है मान लो वो 100 है, जो y इंटरसेप्ट है वो 0.1 है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो वो रेंज है वो ±1 की है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आया कि 100 ±1 की जो रेंज है, मतलब 99 मीटर्स पर सेकंड से लेकर 101 मीटर पर सेकंड के बीच में टोटल कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए? अब ये ध्यान रखना है, ये क्या है y एक्सिस पे 1 by n dn by dv, तो यहाँ पे एक dv एक्स्ट्रा है, तो dv क्या था? जिस मैंने आपको बोला ना कि आपको पता है कि रेंज 2 की है, तो dv क्या हो गया? 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए मतलब ये एग्जांपल लिया कि अगर ये पूछा जाता कि फ्रैक्शन कितनी है, तो आपका आंसर क्या आता? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछा जाता तो वो 0.2 होता ना, कि भाई 1/5 मतलब 1/5 मॉलिक्यूल्स इस रेंज में लाई करता है। ये आपको गिवन है, मतलब कि 100 ±1 है। ठीक है, ये आपको ग्राफ से नहीं पता चल रहा कि प्लस माइनस में कितना लिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि आपको किसी इंफॉर्मेशन से आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल पाओ, और फिर यही पूछ लेता है कि बताओ एग्जैक्टली कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस रेंज में। जब dn by n है तो उससे dn भी तो आप निकाल ही सकते हो। हम्म, हाँ, मतलब ये मैंने, मतलब ये
डीवी है, आइडियली वो बहुत छोटी रेंज होती है, मतलब मैंने प्लस माइनस मान तो फिर भी एक बड़ी रेंज ली है। नहीं बस ये तो एग्जांपल ही था, कुछ नहीं पेंट करना कि भाई कि कैसे 0.2 बना, बस ये था। क्लियर बच्चों? फिर जैसे मैं आपको कह रहा था एरिया इंटीग्रल वाई डी एक्स लेंगे तो एरिया 1 बन जाएगा। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो इस केस में एरिया क्या बन जाता? कैपिटल एन बन जाता, क्योंकि इसको अगर आप इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रल डी एन बन जाता, तो वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाता। Once again, मतलब the point I am trying to get to is please see carefully कि y axis पे क्या दिया हो, है ना? ठीक है जी। अब देखो इस ग्राफ से हम क्या कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड्स हो गई। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। एवरेज अगर हम निकालते हैं, हम सीधा समेशन v अपॉन n करके निकालें, दैट टर्न्स आउट टू बी √8 RT/5m। RMS कैसे निकलेगा बच्चों? आप डिफरेंस समझो RMS निकालना और एवरेज निकालने में। RMS कैसे निकलता है? सारे मॉलिक्यूल्स की v स्क्वायर को ऐड कर दिया, फिर उनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दिया और फिर उसका रूट ले लिया। तो दैट टर्न्स आउट टू बी √3 RT/m। तो बच्चों आप देखो, बात समझो आप, जैसे मैंने KTG में पहले भी लिख दिया था कि VRMS √3 RT/m, वहां हमने लिखा था ना, और हम कह रहे हैं कि इस ग्राफ से भी आ रहा है, तो इसका क्या लॉजिक हुआ? वही बात कि भाई KTG से भी आ रहा है तो मतलब सब सही है, ये KTG के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सही है। हाँ नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है आपके पास, इसमें तो कुछ नहीं है लिखने वाला, है ना? और V मोस्ट प्रोबेबल क्या है? स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि √2 RT/m है। ये तो लिखा हुआ है ना बच्चों आपने सर? तो एक बात बच्चों जो समझने वाली है, वो मुझे मतलब क्लियर नहीं हुआ था आपके नोट से, आपने एक वो रेशियो लिखी हुई है ना, V मोस्ट प्रोबेबल इज टू, जो कि ऑब्वियसली इन तीनों क्वांटिटीज को डिवाइड करके लिखी हुई है। आप एक गलती कर सकते हो, जो मुझे समझ आया था देख के नोट्स आपके, ऐसा नहीं है कि वो कोई यूनिवर्सल रेशियो है जो आ रही है, वो रेशियो सिर्फ इस ग्राफ के लिए। मतलब ये गलती मत कर देना कि आपको किसी और केस में मान लो VRMS दिया हुआ है और V मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाए और आप वो रेशियो से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, है ना? मतलब आपको वो सिर्फ उस ग्राफ के लिए था, आपको ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है।
ठीक है, तो उसका इनफैक्ट मतलब हमें अगला एग्जांपल भी यही करना है। जैसे मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स दी हुई हैं आपको, तो यहां से बच्चों आप v एवरेज कैसे निकालोगे? ऐड करके डिवाइड कर दोगे। v RMS कैसे निकालोगे? स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दोगे और फिर रूट ले लोगे। v मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकालोगे? बताओ इसमें v मोस्ट प्रोबेबल कौन सा है? वो 4 हो गया, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस केस में जब हम सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यूज बच्चों, तो ये रेशियोज वो नहीं बनेंगी जो आपने वहां लिखी होंगी, है ना? क्यों? क्योंकि ये तो रैंडम वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट एज पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मतलब यू कैन बी ट्रिक्ड कि आपको एक वैल्यू दी जाए और आपसे दूसरी पूछी जाए, तो आप गलती से वो रेशियो लगा दो। उसमें सर ने जगह लिखा है डीएवी एवरेज। अच्छा नहीं, मतलब सर ने वही वही गड़बड़ हो गई। मतलब एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको सर ने, उसमें सर ने एवरेज निकाला और फिर उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करके मोस्ट प्रोबेबल किया है। वो सिर्फ तभी है, मतलब शायद वो क्वेश्चन में मतलब शायद इम्प्लाइड मीनिंग होगा सर का कि दिस इज अज्यूमिंग कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फिर ये गलत होगा। ठीक है, मतलब अगर हम मैक्सवेल नहीं मानते तो फिर ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों, उससे आप वी मोस्ट प्रोबेबल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, वी मोस्ट प्रोबेबल निकालने का तरीका क्या है? या तो एक्सप्रेशन गिवन हो उसको डिफरेंशिएट करके, या ऐसे अलग से वेलोसिटीज दी हो, तो फिर इसमें ये देख के कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की। क्लियर टू ऑल? अच्छा एक सेकंड, मुझे लग रहा है इसमें कोई एक चीज मिसिंग थी। ये क्वेश्चन जो नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या किया हमने इसमें? ग्राफ चेंज कर दिया, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दी और अब पूछा है कि वो तीनों वैल्यूज निकालनी है। ये क्वेश्चन बच्चों आपने घर पे ट्राई करना। मेरे ख्याल से ना इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबल की एक वैल्यू नहीं आती, रेंज आती है। फिर वो दिखी रहा वो तो सीधा ही बता सकते हो।
फिर आपके हिसाब से बी मोस्ट तो सारा ही आता है। तो फिर तो बस वो भी आरएमएस और भी एवरेज निकालना ऐसा ही बस हाँ वो तो सॉर्ट ऑफ वही हो गया जो हमने ऊपर किया। ये तो उससे बहुत डिफरेंट है। तो करिए हम तो मतलब आपने देखा होगा ऑलमोस्ट वही सारा कुछ है, माइनर हमने कुछ एक दो पॉइंट्स ऐड किए। क्लियर? ठीक है, ओके आगे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये अब आप फिजिक्स के रजिस्टर में यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करो। एटीजी पर वो हेडिंग डाल के ओके बढ़े आगे। ओके बच्चों, तो इस टॉपिक को बच्चों शुरू करने से पहले लेट्स अगेन रिकॉल कि हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि एनर्जी के पर्सपेक्टिव से कि गैसेस के पास जो एनर्जी होती है, अगर हम वैसे सोचें कि इट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस, पर आइडियल गैसेस में क्या हो जाता है, सिर्फ काइनेटिक रह जाती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो हम एक सिंपल बात ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज नथिंग बट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो कि बन गई हाफ एम सबका v स्क्वायर ऐड करके। तो बच्चों अब ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर क्या बन जाएगा, vrms स्क्वायर इनटू n। देखो डेफिनेशन से यही बनता है। मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या बची, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी में सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स को यू, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को भी कर देते हैं। इस चैप्टर में हम इंटरनल को करते हैं। ये स्टेप समझ आ रहा है सबको, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू n इनटू vrms स्क्वायर। vrms क्या था याद करो, रूट ऑफ समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बोथ साइड्स। हाँ जी, तो वो जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है वो क्या बन गया,
n इंटू VRMS² बन गया बच्चों, ठीक है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ mn इंटू VRMS²। अब यहाँ VRMS की वैल्यू पुट कर दो, जो बच्चों VRMS के फॉर्मूला में m है वो कौन सा m है? मोलर मास। इस टाइप के कैपिटल m है वहां पे, दैट इज मोलर मास। तो क्या बन गया बच्चा एक्सप्रेशन? हाफ mn इंटू 3RT/m। वो mn क्या था? टोटल मास। तो न्यूमरेटर में है आपके टोटल मास, डिनोमिनेटर में क्या है? मोलर मास। तो क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या बन गया? 3/2 nRT बन गया। यस। हाँ जी, क्या बन गया एक्सप्रेशन बचा? 3/2 nRT। तो बच्चों याद रखने वाली बात क्या है? एक आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और उसका एक्सप्रेशन क्या है? 3/2 nRT। मतलब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ टेम्परेचर। मतलब बाकी तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो कर रही है, जो फिजिकल पैरामीटर है वो क्या हुआ? टेम्परेचर। और दिस इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैस। अगर रियल गैस होती तो वहां पे कुछ और टर्म्स भी आएंगी। आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या ये बात समझ आई? ओके। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि हम केटीजी में अज्यूम करते हैं कि मोनोटॉमिक पार्टिकल। बच्चों अगर एक मोनोटॉमिक पार्टिकल है वो मतलब कितने टाइप की मोशन कर सकता है जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के? तो एक्स में जा सकता है वो, या वाई में, या जेड में। क्या इसके अलावा उसकी और कोई मोशन हो सकती है? मोनोटॉमिक की तो नहीं हो सकती। हम रोटेशन भी फंसा सकते थे कि वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा हो या कुछ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मोनोटॉमिक है तो उस केस में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में है? सिर्फ ट्रांसलेशनल। और वो हम वहां समझ सकते हैं कि 3 अलग अलग टाइप की ट्रांसलेशनल हो सकती है, एक्स वाई जेड। तो बच्चों यहाँ पर आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो हमने पहले भी लिखा था, अब हम उसको दोबारा लिखेंगे डिटेल में। एटम है तो उसका उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझा नहीं कहते कि पॉइंट मास का वही बात होगी। ओके। तो ये लॉ बच्चों क्या कहता है कि एक आइडियल गैस के पास डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसी गैस है उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस हो सकती है। जैसे मोनोटॉमिक में हमने क्या समझा? 3 हो सकती, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक लेते हैं वहां पे 3 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। क्या होता है उस पर भी बात पाएंगे। ये लॉ ये कहता है कि जितनी भी अलग अलग टाइप की मोशंस हो सकती हैं, जितनी भी इंडिपेंडेंट मोशंस हो सकती हैं, उन सबके अंदर जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जिसको आप लॉजिकली ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब सब कुछ रैंडम ही है
तो मॉलिक्यूल की कोई प्रेफरेंस तो है नहीं कि उसको एक्स में जाना है या वाई में जाना है या जेड में जाना है, तो सब में वो बराबर ही होंगे। तो इसमें इस कारण से एनर्जी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगी वो भी सबकी सेम। तो दिस इज द लॉ। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हिच इज नोन एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस। तो मुझे जैसे मोनोटॉमिक है उसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो? 3, क्योंकि वो एक्स वाई जेड 3 जगह मूव कर सकता है पार्टिकल। ठीक है, तो मोनोटॉमिक के लिए वी राइट एफ इक्वल टू 3, ये याद रखना। अच्छा, अब बच्चों एक बार इमेजिन करो डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन कि एक पेन है, उस पेन के एक एंड पे एक स्फीयर लगा हुआ है, दूसरे एंड पे दूसरा स्फीयर लगा हुआ है ना? उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? जस्ट इमेजिन अ पेन एंड फिर सोचो उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। 3 तो ट्रांसलेशनल से आएगा सीधा, और रोटेशनल से सोचो। किस किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल? मतलब बाय एक्सिस के अबाउट हो सकती है, अगर ये बाय है तो इस तरह हो जाएगी। जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से भी पॉसिबल है। एक्स एक्सिस ये वाली, ये नेग्लिजिबल है, क्यों? यहाँ पे आई बहुत कम, तो कितनी हो गई? तो टोटल कितना हो गया? हाँ, बट हमें तो इंडिपेंडेंट लेनी थी बस, तो जो बाकी सारी हैं उसी से लिंक्ड होगी, तो उस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम रख के निकाला जा सकता है। हम ये करें कि एक्स एक्सिस की रोटेशन वाई एक्सिस के इंडिपेंडेंट है। हाँ, जैसे डायटोमिक है, जो ये केस बन जाएगा, तो उसमें 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आई थिंक वो फिगर बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। लिख लिया बच्चों? अच्छा, ऐसे सोचो अगर आप पॉलीएटॉमिक होएगी फिर क्या होगा? मतलब जिसमें 2 का जरूरी नहीं है,
3 4 जितने मर्जी नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। आइडियली तो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे, बट ब्रॉडली 6 हो जाएंगी बस, वहां पे वो वाली भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो पॉलीएटॉमिक है उसमें हम बोल देते हैं 6। बट कुछ स्पेशल केसेस में डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि 6 ना बने पॉलीएटॉमिक में भी, ठीक है, बट आपको ऐसे अलग से पूछा नहीं जाएगा, हम पॉलीएटॉमिक का 6 ही मानते हैं। तो जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ऐसा भी होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना भी शुरू करते हैं। अभी तो हम सिंपल ट्रांसलेशन या रोटेशन ले रहे हैं, तो हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस भी आ जाती हैं, जिसके बारे में हम अभी नहीं बात कर रहे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हाँ, हायर टेम्परेचर पे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा ये रूल नहीं है कि सिर्फ यही वाली बनेगी, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, at higher temperatures F increases due to vibrations। इसका एक केस मैं आपको करवाऊंगा एंड में, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, ये सबको क्लियर हो गया कि कैसे अलग अलग हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी। तो अब बच्चों जो हमारा लॉ है इक्विपार्टीशन वाला, वो ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इन सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वल, ठीक है। तो अब आप देखो कि हम उससे कैसे मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। तो वैसे लिख लो एक बार, टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमने मोनोटॉमिक के लिए तो निकाली हुई है, और मोनोटॉमिक में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3, हम उसको यूज करते हैं। मोनो में जहां 3 डिग्रीज थी वहां पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी 3/2 एनर्जी। तो क्या मैं इससे बच्चों ये निकाल सकता हूँ कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी, इक्विपार्टीशन का लॉ लगा के कितनी होगी 1/2। तो अब आपको बात समझ आई, जैसे जो मैंने आपको कहा था कि वो बड़ा हम फाइन सा पॉइंट है मोनोटॉमिक वाला, हम जो डेरिवेशन करते हैं उसमें क्या शो करते हैं, बस यही शो करते हैं ना एक्स वाई जेड की वेलोसिटी, वहां पे हम कोई ओमेगा या कोई वो थोड़ी शो करते हैं। तो हम ये बहुत टैक्टफुली चालाकी से बस मोनोटॉमिक का लगा के उसको एक्सटेंड कर देंगे आगे। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का आ गया, अब एक्सटेंड कैसे करना भाई, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, अब जैसी भी गैस हो बस F/2 है ना। मोनो का निकाला था, मोनो से हमें ये पता चल गया कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी, ठीक है।
तो अब हमने उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया कि भाई जो मर्जी गैस ले लो, चेंज क्या होगा, एफ ही चेंज होगा। अगर डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएंगे। ये कैसे हम किया एक डिग्री मतलब एक एक्सिस से वो तो ये लॉ यही कह रहा है ना इक्विपार्टीशन कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम है। तो एक मॉलिक्यूल की ये बात है, मॉलिक्यूल के नहीं, पूरे सैंपल के। मॉलिक्यूल के लिए तो इम्पैक्ट नहीं है, पूरे के लिए। एक मॉलिक्यूल तो हो सकता है आपका सिर्फ एक्स का लॉन्ग जानो, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ी आप कहोगे कि जितनी एक्स में एनर्जी है उतनी वाई में एनर्जी। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सारे सैंपल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स एक्स में जा रहे हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी लोगे, वो उसके इक्वल आएगी जितने मॉलिक्यूल्स वाई में जा रहे हैं एंड सो ऑन। ऐसे आप एक एक्सेस के अबाउट जितने मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं उन सब काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, तो सारी करके आके इक्वल आएगी। क्या ये समझ आ गया बच्चों? तो हम अब कहां पहुंच गए कि बेसिकली किसी भी गैस के लिए तो इंटरनल एनर्जी है वो क्या बनती है, F/2 nR। आपने याद ही ये रखनी है बच्चों, आपने 3/2 या 5/2 एक्सेट्रा कुछ नहीं याद रखना। हम तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे F/2 nRT। हमें 3 स्पेसिफिक केसेस के तो पता चली गया कि एक्स के, तो वो जब दिया होगा तो उसमें पुट कर देंगे तो हमारे को सैंपल की इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एंड वंस अगेन ये बच्चों कौन सी टाइप की गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, राइट, ठीक है। तो हमारा जो मतलब फाइनली हम जो कंक्लूड कर सकते हैं वो इससे कर सकते हैं कि अगर आइडियल गैस है उसके लिए U मतलब इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एज पर दिस एक्सप्रेशन, और ये होता क्या है सिर्फ मतलब दिस इज काइनेटिक एनर्जी। बच्चों फिर से हमने डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए कोई डेरिवेशन नहीं की उनकी एनर्जी निकालने के लिए। हमने बस क्या किया, मोनोटॉमिक वाली डेरिवेशन को ही फर्दर एक्सटेंड कर दिया टू पॉलीएटॉमिक विद द हेल्प ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो दिस कंप्लीट्स योर केटीजी क्वेश्चन। नहीं था इसमें ये भी मतलब जो एनर्जी वाला पार्ट है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये थर्मो का पार्ट होता है, बट हम इसके साथ ही कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, नहीं वो इकट्ठे ही है आपका मॉड्यूल में, केटीजी तक वो एक ही चैप्टर है। शुरू वाले 4 पार्ट्स केटीजी के, आगे वाले पार्ट्स 1 मिनट दिखाना मुझे, डी पार्ट तक कर सकते हो और मिल गया आपको? यस ये चारों कर सकता। तो बच्चों अब एक बार अगर हल्का सा हम रिकॉल करें, आपको याद है हम ये क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में? तो हमने समझा था कि एक तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करेंगे और क्या कंजर्व कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। जो अगली टर्म थी वो हम इंटरनल एनर्जी इक्वेट कर सकते हैं
वो क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स। तो जो भी इस गैस के अंदर एनर्जी है, इस सैंपल के अंदर, मतलब जो कंटेनर के अंदर एनर्जी है, वो तो फिक्स ही रहेगी। तो आप इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी को इक्वेट कर दोगे, उससे आपका आंसर। तो दो कंडीशन बन जाएगी। याद है पिछली बारी हम समझ रहे थे ना कि दो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर और एक टेम्परेचर। तो एक तो मोल से आ गया और एक एनर्जी से आ गया। ठीक है जी। तो फिर चलो कल क्लास तो है नहीं, है ना अपनी, परसों है निकल सीधा परसों कल मेरी हाँ कल मेरी क्लास नहीं है, मेरी शायद किसी और दिन फ्राइडे को दो, मतलब कब है, थर्सडे। तो फिर तो बहुत टाइम है ना, तो फिर तो आराम से आप ये जो जितना होमवर्क था वो सारा करना है, ठीक है। सॉलिड्स की 3 या 3 सॉलिड्स का क्या पार्ट बचा है? 3 और 3A में क्या पार्ट बचा है सॉलिड्स का? ठीक है, वो भी कर लूंगा। मेरी दो क्लासेस किस दिन? फ्राइडे और थर्सडे को एक है। तो लेट्स डू दिस थिंग। थर्सडे तक आपने ये वाला करना है पार्ट, केटीजी वाला, क्योंकि वो आगे यूज होगा। फ्राइडे को मतलब मैं एक क्लास में डिस्कस करा दूंगा सारा। हाँ जो बस क्या क्या बताओ। 3A फ्राइडे को 3A डिस्कस करें। पक्का कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे मैं आगे बढ़ा दूंगा। और अगर मैंने ये मतलब 3 क्लासेस में पढ़ा दिया तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो हाँ मतलब ये ना आपको देखने में ऐसा लगेगा पार्ट्स हैं बड़े सारे, वो मतलब सारा इकट्ठे हो जाता है, ऐसे कुछ है नहीं। तो मतलब चलो खैर 3 में तो नहीं होगा, बट तो बहुत मेजर पार्ट हो जाएगा, तो वो फिर आपको ही कम टाइम मिलेगा। मैं चाहता नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे कंसोलिडेट होता है। तो ट्राई की फ्राइडे को जितना डिस्कशन में क्लास निकल पा सको उतना ही आगे होगा तो मिलेगा। हाँ जी हाँ, एक तो कोई इंटरेक्शन नहीं होती उनकी आपस में, ये कि उनका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है मॉलिक्यूल्स का कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तीसरा रैंडम मोशन मैंने बोला था, बट वो है तो काइनेटिक थ्योरी का पार्ट है। दो ही है। वो आप इससे भी सीधा याद रख सकते हो ना, वॉल्यूम वाला तो उससे आ ही जाता है, जो रियल गैस इक्वेशन आप देखते हो जब उसमें V माइनस NV करते हो। वो KTG का ही पार्ट है, उसका उससे कोई नहीं। क्या नहीं होती तो वहां भी इलास्टिक है, बट ये कह लो कि बस वहां पे दूसरी फोर्सेस भी आ जाती है इंटरमॉलिक्यूलर इन एडिशन टू वो वाली फोर्स। ठीक है, तो चलो ओके। अच्छा ये जो चैप्टर है ना केटीजी थर्मो, ये है बहुत ही ज्यादा स्लो, मतलब दो रीजंस हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों तो आप एक पार्ट करके दोनों जगह से फॉर्म कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि मतलब ये जो केटीजी थर्मो वाला पार्ट है, इसमें क्या है, केटीजी तो चलो नेग्लिजिबल से थोड़ा सा ही पार्ट है। चलो एनीवे जो केटीजी थर्मो को मिलाकर आप ये मान लो कि
मतलब देयर हैव बीन इयर्स जब आईआईटी में मतलब 4-4 क्वेश्चंस आए एक साल। मतलब इस चैप्टर की एक स्टैंड अलोन ही वेटेज है बहुत ज्यादा इन ऑल एग्जाम्स। तो सब में आते हैं क्वेश्चंस और मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मतलब बहुत अच्छे से